ये क्वेश्चन करवाया पिछली एक्सरसाइज का, वो मैं आपके सामने कर देता हूँ दोबारा। वो है तो एफएससी लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन वो कह रहे थे सर इसको जरा रिपीट कर दें, तो वो मैं फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन था, लेकिन ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 31। कल मैंने आपको कहा था ना कि आप, लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि आपने 31 तक क्वेश्चन करने हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 31 था, ये उन्होंने करवाया है। तो ये देखें, इसमें देखें, यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर मैट्रिसेस हों, ए और बी दोनों मैट्रिसेस हों, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं होता। ठीक है, जनरली ये देखें, अगर आप ये देखें इस तरफ, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये देखिएगा, यहाँ पे तो ये होता है, ये देखें कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो रियल नंबर्स हों या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, तो उनमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो इस तरफ लिखा हुआ है, ये आपको पता है किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि रियल नंबर भी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। यानी उनमें अगर ए बी हो तो हम उसको बी ए, या बी ए हो तो हम उसको ए बी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो मैट्रिसेस है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगा। इसको हमने ये प्रूव करना है। ये देखिए, ये मैंने प्रूव किया, आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। तो अगर आप देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है, इसमें हमने क्या ले लिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये देखें, अब हम इनको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो a जो है वो a से मल्टीप्लाई होगा, फिर a जो है वो माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी आ जाएगा, फिर b जो है वो a से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी ए आ जाएगा, फिर b जो है वो माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ए बी और बी ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे? तो ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। उसकी रीजन ये है, ये वाले जो है ए बी प्लस ए बी और माइनस बी ए आपस में कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि इन जनरल हमें पता है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल होता ही नहीं। जब ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता तो फिर ये कैसे कैंसिल हो सकते हैं? तो इसका मतलब है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि वो कैंसिल ही नहीं होना। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी। जी, समझ आ गई है इसकी? यस सर, जी इसकी समझ आ गई। जी सर। सर जी, कल कल टाइम थोड़ा सा, तो आपने वो 23 भी करवाना था, वो भी करवा दें। क्वेश्चन नंबर 23 इसका। जी सर, इसी वो जो आप एक मिनट ठहरिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, नहीं टाइम थोड़ा तो नहीं था, वो तो सिस्टम ऑफ लीनियर क्वेश्चन था, तो वो आप लोग कह रहे थे हम लोग कर लेंगे, कहते हैं तो मैं करा देता हूँ बहरहाल। करवा दें सर जी। Question number 23, find all values of a b and c d if any for which the matrices a b are commute। अच्छा, तो ये आप लोगों को, ये तो मैंने करवाया था 23 जो है। यस सर, आपने ना मॉर्निंग वालों को करवाया था, हमें भी करवाने लगे थे, लेकिन टाइम जरा कम था, तो आपने कहा था आप खुद देख लीजिएगा, अगर समझ आ गया नहीं, ठीक है, नहीं तो मैं करवा वो दूंगा। मैंने, ये देखें आपको दिखाता हूँ, वो मैंने ऊपर कराया हुआ है, ये देखें। तो ये हिल नहीं रहा, एक मिनट ठहरे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपको समझ नहीं आई थी 23, ये देखें। अब चूंकि हमने ये, इसमें ये देखना है हमने, एक मिनट मैं ना, ये आप इसको देखें, मैं एक मिनट बाद आपसे, 2 मिनट बाद आप आके आपसे पूछता हूँ आपको समझ आई है कि नहीं, नहीं आई तो फिर मैं आपको समझाता हूँ। बस 2 मिनट बाद मैं आपको पूछता हूँ आपसे। जी ठीक है सर, ओके।
जी भाई समझ आया कि नहीं? जी भाई। सर जी जो मुझे समझ आया फिर मैं वो बता देता हूँ आपको। जी वो जी कह रहा है बताइए। कि ए और बी जो है वो कम्यूट है, यानी कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। इस वजह से हमने ए बी इज इक्वल टू बी ए के इक्वल हमने रख लिया। जी फिर ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया और बी ए को मल्टीप्लाई किया, और ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। ऐसा ही जी है सर। बेटा क्वेश्चन ये है, ये देखो क्वेश्चन ये है कि ये जो स्मॉल ए बी सी डी है, वो कहता है इनकी क्या वैल्यू रखें। ये जो स्मॉल ए बी सी डी है, इनकी क्या वैल्यू रखें कि ये मैट्रिसेस नॉर्मली जो है वो कम्यूट नहीं करती, कि ये दोनों मैट्रिसेस कम्यूट कर जाएं। कम्यूट का मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए के आ जाए। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों कम्यूट करती हैं। अगर ये कम्यूट करती हैं तो इसका मतलब है इसको चाहे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से मल्टीप्लाई करें सेम आएगा। तो हम इसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर लिया और राइट साइड से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले रूल से। जाहिर है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए जब 0 से मल्टीप्लाई होगा और बी जब 0 से मल्टीप्लाई होगा और वो ऐड होंगे तो आंसर क्या आएगा 0। इसी तरह से मल्टीप्लाई करना तो आता है ना आप लोगों को। जी जी सर आता है। लेफ्ट साइड पे ये आ जाएगा और राइट साइड पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा। अब आपको पता है जब दो मैट्रिसेस इक्वल हो तो इसका मतलब है उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। यानी सी किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, ए किसके इक्वल आ जाएगा डी के, और 0 किसके आ जाएगा 0 के, सी फिर 0 के। यानी इसका मतलब है हमारे पास कंडीशन ये बनी कि अगर सी की वैल्यू 0 हो और जो ए की वैल्यू हो वही डी की वैल्यू हो, और बी की चूंकि कोई कंडीशन नहीं आई, इसका मतलब है बी की जो मर्जी वैल्यू रख लो। यानी ए बी सी डी की वैल्यू इस तरह से रखो कि ए की वही वैल्यू रखनी है जो डी की रखनी है। ये क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल आ गए ना, तो ए की वही वैल्यू रखनी है जो डी की रखनी है, सी की हमेशा 0 रखनी है, और बी की आप कोई जोन सी मर्जी वैल्यू रख दे। तो फिर ये दोनों मैट्रिसेस ए और बी लाजमी तौर पर कम्यूट करेंगी। समझ आई आप क्वेश्चन की? जी सर आ गई है, थैंक यू। आगे किसी ने कोई और क्वेश्चन समझना हो? जी बेटा। सर सर जी सर जी ये वालेकुम सलाम। सर इसी को क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कहना चाह रहा है? किस क्वेश्चन कौन से 23वें में से? जी जी 23 सर। बेटा मैंने आपको ये बताया तो है कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। वो कहना ये चाह रहा है इसमें, यही तो उस बात आपको समझाई है अभी। वो कहना ये चाह रहा है कि अगर हम ये इसमें एक एक मैट्रिक्स तो उसने ली हुई है ना प्रॉपर। ये असल में ना थोड़ा सा स्लो हो गया, मुझे लगता है नया बोर्ड खोलना पड़ेगा, क्योंकि इस बोर्ड पे वो काम काफी ज्यादा हो गया तो फिर ये स्लो हो जाता है। देखो वो कहना ये चाह रहा है कि ये जो मैट्रिसेस उसने दी है, एक में उसने वैल्यू नहीं दी बल्कि वेरिएबल दिए हुए हैं। ये देखें ए भी वेरिएबल है, बी भी वेरिएबल है, सी भी वेरिएबल है और डी भी वेरिएबल है। दूसरे में उसने फिक्स वैल्यू रखी हुई है 0 1 0 0। वो कहता है ये जो पहले वाले में जो वेरिएबल वैल्यूज हैं यानी ए बी सी डी, इनकी जगह क्या वैल्यू रखें कि ये मैट्रिसेस कम्यूट कर जाएं दोनों। वैसे आपको पता है जनरली तो ये कम्यूट नहीं करती मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, लेकिन ये अगर कोई स्पेशल कंडीशन हो तो उसमें कम्यूट कर भी जाती हैं। जैसे अगर आप किसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें किसी भी मैट्रिक्स को, वो चाहे आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर ले राइट साइड से, यानी ये कम्यूट कर जाती हैं। तो इसमें आंसर हमेशा हर दो सूरतों में ए ही आएगा। इसी तरीके से वो पूछ रहा है कि ये जो वेरिएबल है ए बी सी डी, इनकी क्या वैल्यूज रखें कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में कम्यूट कर दें। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में कम्यूट कर गई हैं। अगर कर गई हैं तो इसका मतलब है कि इनको चाहे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो या राइट से, आंसर सेम आना चाहिए। इधर से हमने लेफ्ट साइड से और बी को मल्टीप्लाई कर लिया, इधर बी और ए यानी राइट साइड से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये वाला आता है, नीचे वाला ये देखिए ये वाला आंसर, और बी और ए को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर आता है। अब दोनों मैट्रिसेस चूंकि इक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब है जब दो मैट्रिसेस इक्वल हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब है पहला वाला 0 इज इक्वल टू सी, यानी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसके अलावा ए इज इक्वल टू डी, यानी ए और डी आपस में सेम आ जाएंगे। और बी के लिए यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बनी, जब इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी। इसका मतलब है बी की वैल्यू आप जो मर्जी रख ले वो यही रहेगी। वो फिर भी ये कम्यूट कर जाएंगी। इससे ये साबित होता है
कि हम ए की जो वैल्यू लेंगे मैट्रिक्स में हमेशा वही डी की वैल्यू लेंगे, यानी सपोज अगर ए की 5 लेते हैं तो डी की भी हमें 5 ही लेने पड़ेगी, और सी की हमेशा हम 0 लेंगे, और बी की जो मर्जी वैल्यू रख दें तो फिर ये कम्यूट कर जाएंगी, बी में हैव एनी वैल्यू, ठीक है ना। तो इसका मतलब Okay, ये हुआ कि अगर ये हम कंडीशन पूरी करेंगे तो फिर ए और बी को मल्टी चाहे लेफ्ट साइड से कर लें चाहे राइट साइड से, आंसर सेम आएगा, ठीक है। जी सर। जी आगे फिर अगली एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, सर तो जी, उसको डिस्कस। जी जी सर जी ये क्वेश्चन नंबर 28 के नीचे एक उसने क्वेश्चन फिर किया हुआ है। वो कहता है इफ अ जी पॉलिनोमियल p of x can be factored as a product of lower degree polynomials से, ये क्या मतलब है इस बात का? ये उसके नीचे फिर ये देखिए सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 28 के नीचे वो स्टेटमेंट है एक, ये इफ तो अ नीचे वाला, पॉलिनोमियल ये तो क्वेश्चन नंबर 29 और 30 के लिए ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 29 और 30 के लिए है, तो ये आप लोगों को ये देखिएगा, एक मिनट नहीं सर, उससे ऊपर वाला मैं कह रहा हूँ। बेटा, लिखा ऊपर हुआ है लेकिन ये स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 29 और 30 के लिए, ये 30 के लिए किया हुआ है, ये देखे साइड पे भी किया हुआ है यहाँ, ये मैंने किया हुआ है 30 के लिए, ये देखो ये वाली स्टेटमेंट है। अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन ये वाली स्टेटमेंट है ना, पी एक्स इक्वल टू पी वन एक्स इंटू पी टू एक्स, और पी टू एक्स का लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था, इसी तरीके से आप पी वन ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर हमने ये प्रूव करना है कि पी वन ए को जब पी टू ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा पी ए, ठीक है, ये कह रहा है वो। ये देखो अगर आप देखो तो इसमें पी ऑफ ए जो है वो ये बनता है, पी ऑफ ए जो है वो ये बनता है, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उसने पी ऑफ एक्स जो है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका मतलब है ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और पी वन एक्स जो है, पी वन ए जो है वो बनता है ए प्लस 3i, और पी टू ए जो है वो हमने कैलकुलेट किया था लास्ट टाइम, पी टू ए जो है वो बनता है ए -3i। माइनस 3i, ठीक है ना। अब हमने ये देखो ये नीचे किया हुआ है इनको मल्टीप्लाई, ये देखो इधर अगर आप देखो ये जो कॉर्नर है राइट कॉर्नर है, इसके नीचे देखो जरा, हमने किया हुआ है इसको कि चूंकि उसने दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी वन एक्स पी टू एक्स, तो वो कहता है पी वन एक्स पी टू एक्स को मल्टीप्लाई करने से क्या पी एक्स आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस 9a आ जाएगा, तो वो देखें आ जाता है, ये देखें, ये देखिएगा, ये देखिए उसकी रीजन पता क्या है, उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे चूंकि मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि ये देखें अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करें तो ये कम्यूट कर जाता है, तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करें तो आई ए जो है वो ए आई के इक्वल हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब है ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 9i यानी कि पी ऑफ एक्स बन जाएगा, जब हम पी ऑफ, यहाँ पे हमने बेसिकली पी वन ए मल्टीप्लाई बाय पी टू ए किया हुआ, पी वन ए मल्टीप्लाई बाय पी टू ए किया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, जी सर ठीक है, थैंक यू। आगे फिर हम लोग अगली एक्सरसाइज स्टार्ट कर लें। सर इस क्वेश्चन की अगर स्टेटमेंट पढ़ें तो उसने कहा लेट जीरो डिनोट अ 2x2 मैट्रिक्स। जीरो डिनोट कहाँ पे लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 30 है ना 1.3 का। हाँ जी 30 नहीं, 30 में तो उसने कहा कि एन आर्बिट्रेरी स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई ये 1.4 क्या है? 1.4 का, ठीक है सर, सॉरी। बेटा हम लोग इस वक्त जो है वो 1.4 भी फाइनल हो गई है हमारी, अब तो हम आगे स्टार्ट करने लगे 1.4 से भी आगे। सर 1.4 के कितने करने हैं क्वेश्चन? ये आपको बताए थे लास्ट टाइम कि आपने इसके 31 तक करने हैं। ओके सर, थैंक यू। आज हम जो पढ़ने लगे हैं वो शुरू करने लगे हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है।
ये देखिएगा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है? एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आफ्टर वन रो ऑपरेशन। यानी कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें और उस पे एक सिंगल रो ऑपरेशन लें करें, तो वो अगर सिंगल रो ऑपरेशन से जो मैट्रिक्स हासिल होगी उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन वैसे आपके बुक पे पेज नंबर जो है वो ये जो आगे पेज स्टार्ट होता है पेज नंबर 52 के एंड पे लिखी हुई है डेफिनेशन एलिमेंट्री मैट्रिक्स की, वो आप लोग पढ़ लें। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग, मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आफ्टर वन रो ऑपरेशन। यानी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे एक रो ऑपरेशन करें तो जो मैट्रिक्स हासिल होगी एक से ज्यादा ना हो, उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो आप मुझे सिर्फ ये बता सकता है कोई बच्चा कि रो ऑपरेशन कौन से हैं, कौन कौन से रो ऑपरेशन होते हैं? सर रो ऑपरेशन 3 तरह के होते हैं, किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, शाबाश, आगे। किसी रो को एक नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं किसी और किसी में दूसरी रो ऐड में, कर सकें। जी शाबाश, और ठीक है। और कई दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया आपने। यानी ये बेटा बता रहा था कि इसका यानी हम कोई सी भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी और रो में ऐड कर सकते हैं, या हम कोई सी भी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे हम लोग एक रो ऑपरेशन करें, सिर्फ एक रो, एक से ज्यादा नहीं करने, तो जो हमें मैट्रिक्स हासिल होगी उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये एक हमारे पास, ये यहाँ पे मैंने ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली है, तो इस पे मैंने एक रो ऑपरेशन क्या किया है, पहली रो और तीसरी रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, तो ये हमारे पास, तो ये एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखें, आगे भी इसी इसी में मैंने एक और क्या किया है कि मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे क्या किया है, इसको -5 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो को और थर्ड रो में ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये यानी चूंकि एक रो ऑपरेशन किया है, तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन गई है। आगे नीचे वाली मैट्रिक्स अगर आप देखें, तो उसमें देखें, उसमें एक से ज्यादा रो ऑपरेशन हुए हैं। यानी एक तो रो ऑपरेशन ये हुआ है कि हमने थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड किया है, और एक दूसरा रो ऑपरेशन उस पे ये हुआ है कि हमने सेकंड रो को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो चूंकि उस पे दो रो ऑपरेशन है, इसलिए ये वाली एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं है। समझ आ गई बात की? सर एक दफा रिपीट कर जी दें। भाई। बेटा मैं यही बात कर रहा हूँ कि सिर्फ एक रो ऑपरेशन अगर हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप किसी भी ऑर्डर की ले सकते हैं। यहाँ पे तो हमने 3x3 की मैंने ली हुई है ना, 2x2 की हो, 4x4 की हो, 3x3 की हो, जो सी मर्जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई सा भी एक रो ऑपरेशन अगर परफॉर्म हो, तो जो हमें मैट्रिक्स हासिल होगी उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स। जैसे ये देखिए ऊपर वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे मैंने पहले क्या रो ऑपरेशन परफॉर्म किया है, पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज किया, तो उससे हमारे पास E1 बन गया, उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह अगली दफा मैंने क्या किया है कि मैंने रो नंबर 1 को -5 से मल्टीप्लाई करके रो नंबर 3 में ऐड कर दिया, ये भी हम मैंने एक रो ऑपरेशन किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, तो इसका मतलब है कि ये क्या बन जाएगी, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन जाएगी। लेकिन तीसरी जगह जो है वो देखें अगर, तो मैंने दो रो ऑपरेशन किए हैं, एक तो मैंने रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, और दूसरा मैंने क्या किया है, रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें रो 1 में ऐड किया है। तो इसका मतलब है ये अब मोर देन 1 रो ऑपरेशन हो गया, तो इसलिए ये वाली एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं होगी। क्लियर हुआ है? यस सर, हो गया, थैंक यू। अच्छा, अब आप सब लोग जो है ना बुक ओपन करें और एक्सरसाइज 1.5 निकालें। एक्सरसाइज 1.5 जो है इसके 1 से लेकर 22 तक क्वेश्चन करने हैं। ये बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है। इसमें 1 से लेकर आपने करने हैं 22 तक। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इनमें उसने पहला और दूसरा कर लेते हैं। इसमें उसने पहले दूसरे में ये पूछा हुआ है कि ये बताएं ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है कि नहीं। तो आपने मुझे बताना है पहले 5 क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखें, बताएं ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है कि नहीं। जी आप बताएं, यहाँ बड़ा स्क्रीन आसान सा शेयर है। कर देंगे कर ली। बेटा वो आपके पास बुक नहीं है?
बुक तो है लेकिन फिर वापस जाना पड़ेगा, फिर वहां से ओपन करनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये शेयर कर दूंगा तो फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर वो बुक मैं कैसे शेयर करूंगा? मेरे पास भी हार्ड कॉपी में है, आप लोगों के पास सॉफ्ट कॉपी में है बुक? आप लोग भाई, आपने सिर्फ एक नजर देखना है और बताना है कि ये एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं कि नहीं है। यानी अगर किसी पे सिर्फ एक रो ऑपरेशन हुआ है तो वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, अगर एक से ज्यादा रो ऑपरेशन हुए होंगे फिर वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं होगी। तो अगर आप में से किसी ने शेयर करनी है तो मैं शेयरिंग की जो ऑप्शन है वो अलाउ कर देता हूँ, तो आप लोग शेयर करके सामने ले आए तो मैं बता देता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है भाई, ओरल करने वाले हैं। आप लोगों ने शेयर करनी है बुक तो कर लें, अलाउ करूँ आप लोगों को शेयर करना? अहमद भाई, चले मैंने शेयरिंग अलाउ कर दी, आप लोग बुक शेयर कर दें सामने तो नजर आ जाएगी। मैं आपको बता आप बल्कि खुद ही आप लोग, एक तो ये तो मॉर्निंग वालों ने तो फौरन ही बता दिया था कौन सी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है और कौन सी नहीं है। आप लोग भी फौरन ही बता सकते हैं, थोड़ा सा फोकस करें इस पे। जी ये देखिए, वेरी गुड, शाबाश। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो उसका जो है ये, अगर आप देखें तो ये वाला बेटा, ये वाला पहला पार्ट देखो इधर। अगर आप देखो ये जो पहला पार्ट है इसमें अगर आप देखो तो ये जो है ये जो पहली रो है उसको -5 से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड किया, इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, क्वेश्चन नंबर एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो है ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं है। उसकी रीजन ये है कि पहले उसने दोनों रोज को इंटरचेंज किया हुआ है, फिर रो नंबर 2 एक रो ऑपरेशन हो गया, सेकंड रो ऑपरेशन उसने इस पे ये किया है कि सेकंड रो को -5 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड किया है। तो ये दो रो ऑपरेशन हो गए इस पे, इसलिए ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं हो। पता चला कि नहीं? यस सर चला। अच्छा, आगे बताएं मुझे सी पार्ट जो है ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी कि नहीं? सर फोर्थ का पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट बताएं जी, एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी कि नहीं होगी? नहीं सर, ये नहीं होगी। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे मोर देन वन जो है वो रो ऑपरेशन किए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी का बताएं, ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी सर। ये भी नहीं होगी, क्योंकि इस पे एक रो ऑपरेशन तो ये किया गया कि पहले उसने रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद दूसरा रो ऑपरेशन उसने ये किया कि रो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड किया, यानी दो रो ऑपरेशन हुए हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट बताएं कि ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है कि नहीं? एलिमेंट्री मैट्रिक्स सर। ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रो 2 को √3 से मल्टीप्लाई किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट बताएं, ये तो एग्जांपल मैंने भी दी हुई थी उधर। ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं है सर। तो भाई है, रो 1 और 3 को इंटरचेंज किया गया है। ओके ये तो मैंने ओके। ऊपर जो भी शेयर किया था उसमें मैंने दी थी ये एग्जांपल। तो 1 और 3 रो जो है उनको इंटरचेंज किया गया है। हाँ जी, आगे बताएं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं है? और भाई इस पे भी एक रो ऑपरेशन ही हुआ है ना, और रो नंबर 3 को 9 से मल्टीप्लाई करके रो नंबर 2 में ऐड किया गया। सर है रो ये भी। ये है भाई। आगे बताएं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट बताएं, ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है कि नहीं? नहीं है सर। ये नहीं है क्योंकि इसमें दो रो ऑपरेशन हुए हैं। एक तो ये है कि रो नंबर 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया है, और दूसरा ये है 2 और 3 रो नंबर जो है इनको आपस में इंटरचेंज किया गया है, ठीक है। तो इसलिए ये वाली दो चूंकि रो ऑपरेशन हो गए इसलिए एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं। आगे 3 और 4 में भी आपने यही बताना है कि ये एलिमेंट्री मैट्रिसेस तो हैं, लेकिन वो कहता है वो रिवर्स ऑपरेशन बताओ जिससे ये
एलिमेंट्री मैट्रिसेस से वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चले जाएं। तो वो तो आप देख सकते हैं। ये देखें, ये पहली वाली क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें से रो नंबर जो है 2 उसको -3 से मल्टीप्लाई करके रो नंबर 1 में ऐड किया गया। तो इसका रिवर्स ऑपरेशन ये है कि रो नंबर 3 जी भाई, अब वो क्वेश्चन तो हो जाएंगे ना जो ऑब्जेक्टिव टाइप अभी आपको बताए हैं। यस सर, हो जाएंगे। तो आगे बेटा ये देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इनके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, लेकिन ये सेम है। पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ये पहले आप ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो है इसका ये ऑपरेशन रिकॉग्नाइज करें कि कौन सा रो ऑपरेशन इस पे हुआ है, तो ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनी है। बताएं रो इंटरचेंज हुई है पहले सर। एक एलिमेंट रो इंटरचेंज हुई है, फिर वो आगे वो ये कह रहा है कि आप इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स को जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे उस वो भी मैट्रिक्स में यही ऑपरेशन हो जाएगा, यानी उसकी भी रोज इंटरचेंज हो जाएंगी। तो ये देखो, ई को जब ए से मल्टीप्लाई किया गया है तो आगे सिर्फ जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह से मैंने किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। तो उनको मल्टीप्लाई करके आगे जो आंसर लिखा तो उस आंसर में अगर आप चेक करें तो आप देखें जो मैट्रिक्स ए है उसकी रोज भी आपस में इंटरचेंज हो गई।
समझ आ गई है? यानी इसके कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स जिस रो ऑपरेशन से बनती है, अगर हम उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स को जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उस मैट्रिक्स पे भी वही रो ऑपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी अगर ये सपोज मैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऐसे बनी होती कि किसी रो को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया होता, तो जब मैंने इस मैट्रिक्स को किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होना था, तो उसकी भी वो रो जो है 5 से मल्टीप्लाई हो जानी थी। आप चेक करके देख लें। मेरी बात समझ आई है कि नहीं, ये बताएं। नो सर। जी बेटा। सर नहीं, रिपीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स जिस भी रो ऑपरेशन से बनी है, जाहिर है एलिमेंट्री मैट्रिक्स तभी बनती है जब उस पे कोई ना कोई एक रो ऑपरेशन हुआ हो। तो जब उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स को हम किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस मैट्रिक्स पे भी ऑटोमेटिकली वही रो ऑपरेशन हो जाएगा। यानी जैसे मैं अभी अगर आप देखें, तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे, ये कैसे बनी है कि दो रोज आपस में इंटरचेंज हुई है। तो जब मैं इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये देखिए जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से मल्टीप्लाई किया है। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। तो ये आपके पास बनेगी। तो आप रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये वाली देखें, ये देखिए अगर मैं ए रो जो गिवन मैट्रिक्स है ए वाली, अगर मैं इसकी रोज को इंटरचेंज कर दूं, तो यही मैट्रिक्स नहीं बन जाएगी। ये देखिए, यानी एलिमेंट्री मैट्रिक्स जिस रो ऑपरेशन से बनी है, वही रो ऑपरेशन ऑटोमेटिकली ए पे भी हो गया। यानी ए की भी दो रोज आपस में इंटरचेंज हो गई। इसी तरह इसका अभी आप बी पार्ट करें। बी पार्ट पहले ये बताएं, जो बी पार्ट वाला है इसका क्वेश्चन, जो बी पार्ट वाला है, इसमें आपने पहले मुझे ये बताना है कि वो जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है वो किस रो ऑपरेशन से बनी है। जी बताइएगा। अरे सिंपली रो इंटरचेंजिंग से। फर्स्ट और 3 की नहीं भाई, बी पार्ट वाला 5 का ए पार्ट किया ना मैंने। 5 का बी पार्ट जो है, बुक पे देखें जरा, बुक पे अगर आप देखें 5 का जो बी पार्ट है, उसमें एलिमेंट्री मैट्रिक्स कैसे बनी है। -3 को रो 2 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर दी है। वेरी गुड। यानी रो 2 को -3 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर दिया। ठीक है, अब इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स को, ये जो सामने मैट्रिक्स उसकी ए वाली गिवन है, उससे मल्टीप्लाई करें। जो आंसर आएगा उस आंसर में भी देखिएगा कि जो रो ए, जो मैट्रिक्स ए है, उसकी रो 3 को जब आप रो 2 को जब -3 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड करेंगे, तो वही आंसर बनेगा। आप पहले इसको मल्टीप्लाई करें। मैं ना वजू कर रहा हूँ नीचे से, तो मैं जस्ट जो है वो नमाज पढ़ लूं 4 फर्ज। आप उतनी देर में ये बी वाला जो पार्ट है, इसमें ई और ए जो है उसको मल्टीप्लाई करें। ये जो इसका बी पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है, इसमें जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स दी गई है और जो मैट्रिक्स ए दी गई है, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा वही रिजल्ट आता है कि नहीं। आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर मैं आपको कहूंगा कि आप लोग शेयर करें। मैं बस 4 फर्ज पढ़ लूं। ठीक है, में से 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ये बताएं। जी भाई, यहां तक क्लियर है? आगे देखो, आगे बेटा ये देखो, जब आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो पहले आपने यहाँ पे 1 बनाना था, वो पहले ही था 1, और उसके नीचे आपने 0 बना लिए। अब आपको पता है अगली में जब आए तो अब यहाँ पे 1 बनाना है, तो यहाँ पे भी ऑलरेडी 1 बन गया है। अब जब यहाँ पे 1 बन गया, तो इसके ऊपर और नीचे क्या बनाने हैं? 0। जब इसके ऊपर और नीचे 0 बनाने हैं, तो देखें आप R2 को -2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करेंगे, तो फिर ये ऊपर 0 बन जाएगा। इसी तरह आप R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड करेंगे, तो नीचे 0 बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपको पता है, चूंकि R2 जो है इसके थ्रू आप ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये R2 जो है ये तो सेम ही रहेगी, लेकिन R1 और R3 चेंज हो जाएंगे।
पहले देखिए 0 को -2 से मल्टीप्लाई करके जब R1 में ऐड करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। इसी तरह इसको जब -2 से मल्टीप्लाई करके 2 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इस तरह -3 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 बन जाएगा और उसको 3 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसी तरीके इस तरफ भी आपने वही ऑपरेशन कर देना है। -2 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा, 1 में ऐड हो गया वो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। इसी तरह 1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा और 0 में ऐड हो गया -2 ही आ जाएगा। इसी तरह 0 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही होगा और 0 में ऐड होके ये फिर 0 ही आ जाएगा। आगे आप देखें, आगे आपने ये अगला ये वाला रो ऑपरेशन फाइंड परफॉर्म करना है। वो ये है कि आपने R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर देना है। तो देखो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा और 0 में ऐड होके वो 0 ही आ जाएगा। उसके बाद 1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और जब ये -2 में ऐड होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह -3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा और 5 में से -6 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। यही रो ऑपरेशन आपने सेकंड जो साथ लिखी हुई है मैट्रिक्स इस पे भी परफॉर्म कर देना। तो ये देखिए -2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 बन जाएगा, -1 और -4 कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। इसी तरह 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 में ऐड होके फिर वो 0 + 2 2 आ जाएगा। इसी तरह 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा और 1 में ऐड होके वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखें अब आपने यहाँ पे ये देखें 1 बनाया था और उसके नीचे 0, ये भी हो गया और फिर यहाँ पे 1 बनाया और उसके ऊपर नीचे 0 बना दिए, ये भी हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाने के लिए आप रो 3 को क्योंकि यहाँ पे -1 आ रहा है तो रो 3 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, रो 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप रो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिएगा यहाँ पे तो 1 बन जाएगा, बाकी 0 -1 से मल्टीप्लाई होके 0 ही रहेंगे। ये माइनस वाला प्लस हो गया, ये प्लस वाला माइनस हो गया, प्लस वाला फिर ये भी माइनस हो गया। आगे देखिए जब आपने यहाँ 1 बना लिया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आप इस 1 के ऊपर जो है वो आपको 0 चाहिए। तो पहली रो में 0 लाने के लिए आप जाहिर है रो 3 को -1 9 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड करेंगे तो फिर 0 आएगा। इसी तरीके से आप रो 2 में यहाँ पे 0 लाने के लिए आप रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करेंगे तो फिर वहां पे 0 आ जाएगा। तो ये रो ऑपरेशन जब आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो इस तरफ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। जब इस तरफ परफॉर्म करेंगे तो आपने ये देखिए ये जो इसको 5 है, इसको जब आपने -9 से मल्टीप्लाई किया तो -45 आ गया, 5 - 45 यहाँ पे क्या रह गया -40। इसी तरह जो -2 है इसको जब आप -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +18 हो जाएगा और -2 + 18 क्या हो जाएगा 16। इसी तरीके से ये जो -1 है इसको जब आप -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 हो जाएगा और 0 में ऐड हो गई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। उसके बाद ये वाला रो ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, यानी रो 3 में हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके आपने रो 2 में ऐड कर देना है। तो आपके पास ये 13 -5 और -3 आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। जब ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो ये वाली उस मैट्रिक्स का इनवर्स बन जाएगी। तो आप यहाँ पे इसको ए इनवर्स लिख लें। अगर आपने चेक करना है आपका आंसर ठीक आया कि नहीं तो आप एंड पे ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, हमेशा आंसर क्या आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इन क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ था कि अगर पॉसिबल है कि नहीं इसका इनवर्स, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये पॉसिबल इनवर्स है कि नहीं। तो उसका तरीका ये है कि जब आप रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, अगर कोई पूरी ये देखिए ये मैंने ना बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे ये लिखा हुआ है, अगर आप कोई भी रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो उस दौरान रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए पहला दूसरा या तीसरा सारी की सारी रो, चाहे दूसरी हो चाहे तीसरी हो, सारी की सारी रो क्या बन जाए 0, तो फिर इसका मतलब है उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन सकेगी। फिर सुन लें, अगर रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए ये जो आप ये जिस तरीके से आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो इस तरीके से रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए अगर पूरी की पूरी रो जो है वो 0 आ जाए, चाहे पहली चाहे दूसरी चाहे तीसरी, तो इसका मतलब है कि वो वाले उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इस तरफ वाली जो मैट्रिक्स है ये वाली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन पाएगी। तो फिर आप वहीं पे लिख देंगे कि इसका इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। जी भाई क्लियर हुआ है? जी बताइएगा भाई, क्लियर है? जी सर हो गया क्लियर।
अच्छा बेटा, अब ऐसे है कि इसके अब आपकी मैं एक लॉन्ग असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अब आपकी मेरा ख्याल है कल से छुट्टियां स्टार्ट हो रही है ना आपकी। यस सर सर। जी काइंडली ना दें, अभी सेकंड के मिड और फाइनल रहते हैं, वो भी तैयारी करनी है। भाई असाइनमेंट ऐसी है, बाद में इससे कर आप लीजिएगा सर, काइंडली भाई सर। मेरी बात तो सुन लो ना, मेरी बात सुन लो बेटा। फर्स्ट वालों ने तो कोई इशू नहीं किया, क्योंकि ये सिर्फ आपकी फाइनल की तैयारी के लिए मैं दे रहा हूँ। मैं कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं दे रहा जो आपको नहीं आते होंगे। आपने क्या करना है ये देखिएगा, आपने ये करना है कि जो हर एक्सरसाइज के जो 10 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, जितनी भी हमने किए हैं क्लास में, जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं वो सारे, हर एक्सरसाइज के 10 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। और ये असाइनमेंट पेपर पे कर लीजिएगा। अगर अल्लाह करे यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए, फिर तो मैं आपसे ये वाली असाइनमेंट जो है ये आपसे हार्ड कॉपी ले लूंगा। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी ओपन ना हुई तो फिर आप उसी की तस्वीरें खींच के मुझे या तो व्हाट्सएप कीजिए, या फिर हम कोई ग्रुप बना लेंगे जिसमें आप मुझे सेंड कर दीजिए। आपने ओके सर। जितनी भी हमने एक्सरसाइज की, मैं कोई नई चीज नहीं आपको दे रहा, जो कराई हुई है सिर्फ इसकी प्रैक्टिस के लिए कि जी सर 15 दिन ठीक है है। आपके पास। 1.5 तक। हाँ जी, जहां तक आज की है वहां तक। आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 नहीं तक नहीं, कर ये लिया। एक्सरसाइज तो अब आप मेरी बात सुने, ये जो एक्सरसाइज 1.5 है ना, ये तो आप 22 तक क्वेश्चन देखेंगे ना। ये मेन इसके क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। जी सर मेन ठीक है। मेन क्वेश्चन जो है वो इसके करा दिए हैं। 18 तक तो सेम है ना, ये 18 में तक क्वेश्चन तो वही है जो आपने इनवर्स फाइंड करना है। आगे जी जो सर 19 20 है ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आसान है, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है 19 से लेकर 22 तक। तो आपने जो मोस्ट डिफिकल्ट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो आपने सॉल्व करने हैं। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव टाइप आप करके गए मैंने 10-10 क्वेश्चन कर लिए हर एक्सरसाइज के। लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो करने हैं, जिस तरह से इसके हैं ये वाले इनवर्स फाइंड करने वाले, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने 10-10 क्वेश्चन हर एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ओके सर। और कुछ आपने कुछ पूछना हो, कोई इंफॉर्मेशन, कोई शेयरिंग, कोई वट, क्योंकि अब 4-5 मिनट रह गए हैं। तो नया क्वेश्चन तो वैसे भी अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं है, सेम ही है। तो अगर आपने कोई भी कुछ समझना हो, पूछना हो तो पूछ लें, किसी ने भी, किसी बेटी ने, बेटे ने। मोहम्मद अली, अली भाई माइक ऑफ कर ले। माइक ऑफ करो, और अगर कुछ समझना है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं मीटिंग ऑफ कर दूं। अगर आप लोगों ने कुछ समझना है, क्योंकि 3-4 मिनट रह गए हैं, तो अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछ ले, नहीं पूछना तो फिर मैं मीटिंग ऑफ कर दूं। पूछना है किसी ने कुछ? इट्स ओके सर, कोई किसी ने नहीं पूछता होगा। चलें ठीक है, फिर सर अगर अल्लाह हाफिज जी। अगर मुश्किल ना लगते हो तो ना करें असाइनमेंट। नहीं, फिर भी करें, लॉन्ग क्वेश्चंस फिर भी करने हैं। अच्छा यार, अल्लाह 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 से दुआ किया करें अपने लिए भी, मेरे लिए भी। सर आप हमें दुआ में याद रखें, खसूसी हमारे पेपर हैं फिर। चले, अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करें। आपको एक मेथड बता देता हूँ, वो ये है, कायनात का जो अल्लाह पाक को पसंदीदा मेथड है वो ये है कि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा कर देंगे। तो आप कोशिश किया करें, अगर किसी की आपके थ्रू कोई हेल्प हो सकती है किसी भी किस्म की, तो वो कर दिया करें। इससे अल्लाह पाक आपकी जिंदगी आसान बना देंगे। ये एक स्लो स्लो मेथड होता है, लेकिन यही कारगर मेथड है, और यही एक मेथड है कामयाबी का। ओके सर, याद रखेंगे इस बात को। हाँ जी। तो अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। और एक और चीज मेरी तरफ से जो आपको बड़ी बहुत स्ट्रिक्टली एक नसीहत है, वो ये है कि आप लोगों ने हमेशा अपने माँ बाप का एहतराम करना ओके है। सर। माँ बाप का सिर्फ एहतराम नहीं करना, उनकी खिदमत भी करनी है, और उनसे दुआएं भी लेनी है। जो आप खिदमत करके दुआ लोगे ना, अल्लाह वो वाली दुआ ज्यादा कबूल करता है, याद रखना। इंशाल्लाह ठीक है सर, ना? इंशाल्लाह। माँ बाप तो वैसे ही दुआ देते हैं, लेकिन अगर आप खिदमत करके दुआ लोगे ना, वो वाली दुआ में अल्लाह पाक बहुत असर होता है। ठीक है, तो अपने माँ बाप को राजी करें, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा।
ठीक है, छुट्टियां फिर अल्लाह करे सबकी खैरियत से गुजरे, अल्लाह पाक सब पे करम करे, रहमत करे अपनी। आमीन आमीन। ठीक है, तो अब हमारा टाइम जो है वो 2 मिनट है। चलो आप लोगों ने अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें। अल्लाह अकबर। तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल गया हुआ है छुट्टियों का? सर अभी तक ऑफिशियल नहीं आया, लेकिन पीयू लाहौर का जो नोटिफिकेशन है ना वो आ गया हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से तो वैसे यही है, लेकिन बहरहाल अभी वाकई ऑफिशियल नोटिस तो कोई नहीं आया है। ठीक है ना, तो लेकिन ये है कि मेरा तो लेक्चर आपके साथ अब अगर होता तो फिर मंडे को होना था, मंडे तक तो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। सर वैसे ज्यादा चांसेस है ही है मोस्टली के। हाँ जी, चांसेस क्या 100% है, ज्यादा श्योर ही है, लेकिन देखें अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। सर लास्ट टाइम इन्होंने बहुत लेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन देते हैं ऐसे। जी क्या कह रहे हैं आप लोग? मैं कह रहा हूँ सर हमारी यूनिवर्सिटी वाले सबसे लास्ट पे नोटिफिकेशन जारी करते हैं। यस सर, मैं भी यही कह रहा हूँ सर, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत लेट भेजते हैं हमें। चलो कोई बात नहीं, हमारा तो वही तो कह रहा हूँ, जो मेरे साथ लेक्चर है वो तो अब आपका अगर हुआ भी तो मंडे को होना है ना, तब तक तो सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। जी सर, वैसे आपके वीक में दोनों लेक्चर्स पूरे हो गए हैं हाँ जी आपके। हाँ जी। भाई सर भी वही कह रहे हैं कि मंडे को नेक्स्ट वीक में कह रहे हैं अगर हुआ तो। चलिए आप लोग असाइनमेंट कीजिएगा, अल्लाह पाक बेहतर करे, क्योंकि अब लेस देन 1 मिनट रह गया।